जैसा कि आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और रेशियो एनालिसिस में आपको बता दूं बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम थर्ड ईयर दोनों के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। बीकॉम सेकेंड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो आपका ईएफएम का सेकंड पेपर है उसमें रेशियो एनालिसिस आपके काम आएगा। और एबीएसटी का जो फर्स्ट पेपर है बीकॉम थर्ड ईयर का ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें रेशियो एनालिसिस आपके काम आएगा। ये जो क्वेश्चन लिया गया है ये एमआर अग्रवाल की बुक से है। और क्वेश्चन की कुछ डिटेल्स हैं जो आपको इस प्रकार है। फाइंड आउट डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड सेल्स। आपको इस क्वेश्चन में डेटर्स, क्रेडिटर्स, स्टॉक एंड सेल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। डेटर्स वेलोसिटी आपको 3 मंथ गिवन है। स्टॉक वेलोसिटी आपको 8 मंथ गिवन है। क्रेडिटर्स वेलोसिटी आपको 2 मंथ गिवन है। ग्रॉस प्रॉफिट 25% है जो आपको अमाउंट में 4 लाख है। क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 अबाउ द ओपनिंग स्टॉक। जो आपका 10,000 है वो 10,000 रुपये ज़्यादा है और ओपनिंग स्टॉक कम है 10,000 रुपये। बीआर 25,000 है, बीपी आपका 10,000 है। तो इसमें बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की वैल्यू आपको गिवन है। डेटर्स और क्रेडिटर्स की वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन की जो डेटा है वो अब आप समझ चुके होंगे। कैसे कैलकुलेशन करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। डेटर्स वेलोसिटी का मतलब यहाँ पे डेटर्स कलेक्शन पीरियड से है। तो यहाँ पे डेटर्स कलेक्शन पीरियड का जो फॉर्मूला है, डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, डेटर्स टर्नओवर। तो डेटर्स टर्नओवर निकालने के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन डेटर्स कलेक्शन पीरियड। आप ये काम में ले सकते हैं फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर होते हैं 12 और डेटर्स वेलोसिटी आपको दी हुई है 3 मंथ। इसका मतलब आपका टर्नओवर आ गया 4। जब डेटर्स टर्नओवर आ जाता है आपका तो डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इजीली। डेटर्स टर्नओवर का फॉर्मूला जैसा कि आपने पहले यूज़ किया हुआ है आपको मालूम होगा, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। एवरेज डेटर्स या एवरेज रिसीवेबल भी कह सकते हैं आप। एवरेज रिसीवेबल ही होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बीआर भी दिया हुआ है। तो डेटर्स टर्नओवर का जो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल भी होता है। और प्रॉब्लम ये है हमारे पास ना तो सेल्स है ना एवरेज रिसीवेबल है। कोई बात नहीं, हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट के थ्रू हम सेल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का ही फॉर्मूला यूज कर लेते हैं जी। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल और मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास 4 लाख है। अच्छी बात यही है। नेट सेल हमारे पास शायद कुछ है, नहीं है। नेट सेल्स ये नहीं है हमारे पास, कोई बात नहीं। और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो देखा जाए 25 है तो 25/% यानी कि 100 अपॉन में लगा दिया। तो अब इंटू 100 लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये 4 लाख इंटू 100 हो जाएगा हमारे पास। और सेल्स को इंटू करूँ 25 से तो ये 25 सेल्स हो जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू करें हम तो ये हो जाएगा 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाई 25। यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर लूँ तो 4 आ जाएगा। और ये 4 लाख को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 16 लाख की सेल्स हमारे पास कैलकुलेट हो जाती है इस तरीके से। तो इसका मतलब आपकी जो सेल्स है वो है 16 लाख। इसको हमने साइड में यहाँ पे लिख दिया है जिससे आपको जब भी जरूरत हो अब आप काम में ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सेल्स कैलकुलेट कर ली जो हमारे पास आई 16 लाख। अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिससे के थ्रू हम डेटर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। क्वेश्चन में हमें कैश सेल और क्रेडिट सेल्स अलग अलग इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई। तो जो आपके पास टोटल सेल्स आई है 16 लाख को, इसी को हम क्रेडिट सेल्स मान लेंगे। और इस तरीके से आपकी नेट क्रेडिट सेल्स हो जाती है 16 लाख। एवरेज रिसीवेबल है नहीं तो उसको एवरेज रिसीवेबल लिख लेते हैं, शॉर्ट में AR लिख लिया।
डेटर्स टर्नओवर आपने कैलकुलेट कर लिया था 4, तो इसको हम लिख लेते हैं 4/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा जिससे कि 4 एवरेज डेटर्स, ये एवरेज रिसीवेबल हो जाता है। और 16 लाख को 1 से इंटू करने पर 16 लाख ही आएगा। आगे इसको और सॉल्व करेंगे तो ये एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू हो जाता है 16 लाख डिवाइडेड बाई 4, जिससे आपकी वैल्यू आ जाती है 4 लाख एवरेज रिसीवेबल की। तो ये आपका एवरेज रिसीवेबल आ गया 4 लाख। एवरेज रिसीवेबल का मतलब मैं आपको बता दूं डेटर्स और BR दोनों होता है। तो यहाँ पे ये जो 4 लाख आई है वैल्यू, ये एवरेज रिसीवेबल की है, यानी डेटर्स और BR दोनों की। अब इसमें डेटर्स कितना है, BR कितना है, ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एवरेज रिसीवेबल इज इक्वल टू BR प्लस डेटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास डेटर्स जो है वो है आपके पास 4 लाख प्लस BR। तो BR आपके पास कितना था 25,000, नहीं एवरेज रिसीवेबल है, सॉरी, यहाँ पे एवरेज रिसीवेबल आपके पास 4 लाख है और BR आपके पास है 25,000। डेटर्स आपके पास है नहीं, कोई बात नहीं। अब देखिए जब डेटर्स अब इधर आएगा तो वहाँ पे जो इक्वेशन होगी वो आपकी इस तरह से हो जाएगी 4 लाख माइनस 25,000, जिससे कि आपके पास 375 आ जाएगा डेटर्स। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरेज रिसीवेबल जो होता है डेटर्स और BR का टोटल होता है। अगर एवरेज रिसीवेबल इसमें से आप BR लेस कर देंगे तो जो बाकी बचेगा वो डेटर्स होगा। तो आपके पास 4 लाख रुपए एवरेज रिसीवेबल है, इसमें से आप BR के 25,000 रुपये लेस कर दीजिए तो 3,75,000 जो आएगा वो आपका डेटर्स हो जाएगा। सेम इसी तरह हम कैलकुलेशन करेंगे क्रेडिटर्स की। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेटर्स की कैलकुलेशन अब समझ में आ गई होगी। इसको हम इरेज कर देते हैं आगे क्रेडिटर्स की कैलकुलेशन करने के लिए। तो हम देखिए अब सेम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे क्रेडिटर्स, लेकिन उससे पहले कैलकुलेट कर लें स्टॉक, क्योंकि परचेज इतनी आसानी से आएगी नहीं, परचेज पे बेस्ड होते हैं क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे स्टॉक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम। स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला जो यूज़ में लेंगे, स्टॉक वेलोसिटी दी हुई है, तो स्टॉक वेलोसिटी के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशो कैलकुलेट करना होगा। स्टॉक वेलोसिटी दी हुई है आपको, तो इसका फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन स्टॉक वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मंथ हो जाते हैं 12, स्टॉक वेलोसिटी आपके पास 8, तो ये 1.5 स्टॉक टर्नओवर रेशो आ जाता है आपके पास। जैसे ही आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशो आता है आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं COGS अपॉन एवरेज स्टॉक, और ये आपके पास 1.5 है, 1.5 अपॉन 1। अब हमारे पास सेल्स भी है और GP भी है। GP आपके पास 4 लाख था और सेल्स आपने 16 लाख रुपए कैलकुलेट की थी। तो यहाँ पे COGS का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। COGS का फार्मूला होता है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल्स आपके पास 16 लाख आई थी और जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो क्वेश्चन में आपको गिवन है 4 लाख। तो इस तरीके से आपकी COGS हो जाती है 12 लाख। तो आप इस तरीके से COGS कैलकुलेट कर लेंगे 12 लाख और फार्मूले में काम में ले लेंगे कि COGS है आपके पास 12 लाख। एवरेज स्टॉक की जगह आप एवरेज स्टॉक ही रखेंगे। अभी एवरेज स्टॉक का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे 1.5 अपॉन 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1.5 एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 12 लाख। जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है स्टॉक एवरेज स्टॉक 12 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 तो 8 लाख। तो एवरेज स्टॉक आपका आ गया 8 लाख रुपए। अब आपको ये देखना है कि आपका जो टोटल स्टॉक आया है एवरेज स्टॉक वो है 8 लाख और आपकी जो सेल्स आ रही है वो है आपके पास 16 लाख। COGS आपके पास आई थी 12 लाख रुपए।
तो अब क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक के लिए भी आपको एक लाइन दे रखी है, क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 अबव फ्रॉम द ओपनिंग स्टॉक। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 रुपये ज़्यादा है ओपनिंग स्टॉक से, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं। अब इसको तो पहले इरेज कर दें। एवरेज स्टॉक आपका आ गया 8 लाख, तो इसको यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं कि एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 8 लाख। अब क्वेश्चन के ये जो सॉल्यूशन है इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं ताकि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है उसको आराम से कैलकुलेट किया जा सके। तो यहाँ पे हमने माना कि ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिख लीजिए ये लो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय 2, ये हो जाता है आपका एवरेज स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक इज 10,000 अबव, तो यहाँ पे ओपनिंग x, तो क्लोजिंग जो होगा वो x प्लस 10,000 हो जाएगा। भाई ओपनिंग तो है ही प्लस 10,000 और ज़्यादा है, तो ओपनिंग के बराबर तो है ही, ओपनिंग अगर x है तो क्लोजिंग भी x तो है ही है प्लस 10,000 और है। तो इस तरह से ओपनिंग x और क्लोजिंग जो होगा वो x प्लस 10,000 हो जाएगा अपॉन 2। एवरेज स्टॉक आपने अभी निकाला ही था 8 लाख, इसको हम 8 लाख बाई 1 भी लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 लाख इंटू 2 ये हो जाएगा आपका 16 लाख। और जब x और x को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हो जाता है 2x, और 10,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 ही रहेगा आपका। x और x से मैंने यहीं पे जोड़ दिया, तो एक x दोनों मिलके हो गए 2x, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2x ही आएगा। ये आगे जाके इसको और सॉल्व किया मैंने तो ये 16 लाख माइनस 10,000 हो गया, और यहाँ पे आपके रह गया 2x। x इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 15,90,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाता है आपके पास x इज इक्वल टू 7,95,000, यानी कि x की वैल्यू, x आपने माना था ओपनिंग स्टॉक को, तो ओपनिंग स्टॉक आपका जो है वो है, ओपनिंग स्टॉक जो है आपका उसकी वैल्यू आपकी कैलकुलेट हो गई कितनी, 7,95,000। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो 10,000 रुपये ज़्यादा होगा, सही है। तो x प्लस 10,000 होगा, इसका मतलब वो होगा 8,05,000 होगा वो। तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक जो है आपका वो हो जाता है 8,05,000। तो इस तरह से ओपनिंग स्टॉक 7,95,000 होगा, क्लोजिंग स्टॉक जो आएगा आपका 8,05,000 होगा, और दोनों का जो एवरेज है वो 8 लाख है। तो आपने ओपनिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आपके पास है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपके पास कितनी आई थी, 12 लाख रुपए, सेल्स माइनस जीपी आपने इस तरीके से कैलकुलेट की थी, 12 लाख रुपए आई थी। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं जिससे हम परचेज को कैलकुलेट कर सकें। तो देखिए अब क्वेश्चन में आप परचेज कैलकुलेट कर लीजिए। परचेज कैलकुलेट करना इसलिए भी ज़रूरी है आपको कि क्रेडिटर्स हमें अभी कैलकुलेट करने हैं। तो ये हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं, छोटा सा बनाने की ज़रूरत है, ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि बाय लिख लेते हैं सेल्स, ये हमारे पास आई थी 16 लाख। क्लोजिंग स्टॉक भी लिख लेते हैं हम बाय में, क्लोजिंग स्टॉक ये हमारे पास आया था 8,05,000, ओपनिंग से 10,000 ज़्यादा था। ओपनिंग स्टॉक हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हमारे पास था 7,95,000, और ये जो हम बना रहे हैं इसका नाम डाल देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ये हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमारे पास परचेज नहीं है। वैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अगर फॉर्मूला लगाते दूसरा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो भी आ जाता। यहाँ पे हमारे पास परचेज है नहीं, ये हम बैलेंसिंग फिगर से कैलकुलेट कर लेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट ये तो है हमारे पास 4 लाख। यहाँ पे इसका टोटल करें तो 24,05,000 हो जाता है। जब बाई साइड का टोटल इतना है तो टू साइड का टोटल भी बराबर ही होगा।
तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेंगे परचेज हमारी कितनी होगी, ये बैलेंसिंग फिगर के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। 24,05,000 हमारे पास टोटल हो रहा है, इसमें से 7,95,000 ओपनिंग स्टॉक और 4 लाख रुपए ग्रॉस प्रॉफिट, दोनों लेस कर दिया जाए तो 12,10,000 रुपये हमारे पास परचेज के आ जाते हैं कि हमारी जो परचेज है वो है 12,10,000 रुपये। अब 12,10,000 रुपये हमारे पास परचेज आ चुकी है, जिससे हम क्रेडिटर्स टर्नओवर या क्रेडिटर्स वेलोसिटी वाला फार्मूला यूज़ करके हम क्रेडिटर्स की वैल्यू को पता कर सकते हैं। इसलिए अभी तो हम इसको इरेज करते हैं। परचेज यहाँ से आपको मालूम चल गई 12,10,000। तो परचेज आपने जब पता कर ली तो यहाँ पे इसको लिख लो कि आपकी जो परचेज है वो है 12,10,000। अब आगे चलते हैं हम। क्रेडिटर्स वेलोसिटी ये आपको गिवन है, कितनी है आपके पास क्रेडिटर्स वेलोसिटी 2 मंथ। तो यहाँ पे आप क्रेडिटर्स टर्नओवर कैलकुलेट कर लीजिए पहले। क्रेडिटर्स टर्नओवर फॉर्मूला वही यूज करेंगे, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन एवरेज क्रेडिटर्स वेलोसिटी, क्रेडिटर्स वेलोसिटी। अब हम बात करें नंबर ऑफ मंथ इन ईयर है 12, 2 मंथ ये है, तो आपके पास 6 आ जाता है क्रेडिटर्स टर्नओवर। ये आपके पास आ गया क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो, जिसे हम CTR शॉर्ट में लिख रहे हैं। अब फॉर्मूला आप नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल यूज कर सकते हैं, एवरेज पेबल। तो ये आपके क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आपके पास 6/1 है। क्रेडिट परचेज आपने कैलकुलेट की थी अभी थोड़ी देर पहले, जो आई थी आपके पास 12,10,000। एवरेज पेबल आपके पास है नहीं, इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं AP एवरेज पेबल। 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे AP से तो ये आपके पास हो जाएगा 6 AP, यानी कि एवरेज पेबल। 12,10,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये 12,10,000 ही आएगा। AP इज इक्वल टू आगे जाके हो जाएगा 12,10,000 डिवाइडेड बाई 6। इसको सॉल्व करेंगे आप तो 12,10,000 डिवाइडेड बाई 6 ये आ जाता है 2,01,667 रुपये। यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे एवरेज पेबल को तो ये आपके पास हो जाएगा 2,01,667, 2,01,667 इतना आपके पास आ गया। तो आपका जो एवरेज पेबल है, एवरेज पेबल ये आपके पास आया है 2,01,667। इसकी ज़रूरत अब आपको है नहीं है तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ। एवरेज पेबल का जो मतलब था अब वो देखते हैं क्या था। यहाँ से इसको हटा दिया जाता है जिससे कि हम और डिटेल जान सकें कि एवरेज पेबल में हम क्या क्या लिया था। तो एवरेज पेबल में देखिए क्रेडिटर्स तो होते ही हैं और BP ये भी तो होता है बिल्स पेबल। इन दोनों का जो टोटल होता है उसे हम एवरेज पेबल चिल्लाते हैं। एवरेज पेबल हमारे पास वैल्यू आ रही है 2,01,667 रुपये। क्रेडिटर्स हमारे पास देखा जाए तो याद है क्या कितने हैं, क्रेडिटर्स ही तो नहीं मालूम, यही तो कैलकुलेट करने हैं। प्लस BP तो मालूम है, BP हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 10,000 है। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिए तो ये आ जाएगा 2,01,667 माइनस 10,000 और ये क्रेडिटर्स इधर आ जाएगा। तो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाती है 1,91,667। तो इस तरीके से आप क्रेडिटर्स पता कर सकते हैं। आपके पास जो एवरेज पेबल है उसकी वैल्यू आपने पहले निकाल ही ली थी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में मुझे भी बड़ा मज़ा आया, बढ़िया क्वेश्चन था ये और उम्मीद है कि आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी अब इस क्वेश्चन में सॉल्व हो गई होगी। आपका ये क्वेश्चन मुझे भी बढ़िया लगा, अच्छा क्वेश्चन था और ये जो क्वेश्चन है लगभग 58 के आसपास होगा आपका।
55 से 59 के बीच में आप देख लीजिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। MR अग्रवाल की बुक से ये क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको क्वेश्चन इजी लगा होगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे। हाँ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रेशियो एनालिसिस अपने टॉपिक चल रहा है बीकॉम सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि बीकॉम फाइनल के भी काम में ये टॉपिक आता है और सेकेंड ईयर में भी ये टॉपिक काम में आता है। EFM सेकेंड पेपर जो आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम सेकेंड ईयर में, ये वहाँ काम में भी आएगा। और ABST का जो फर्स्ट पेपर है बीकॉम थर्ड ईयर में ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, वहाँ भी ये टॉपिक काम में आता है। जो बोर्ड पे क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 71 अग्रवाल एंड अग्रवाल की बुक से। ये क्वेश्चन MR अग्रवाल की बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर मुझे याद नहीं है MR अग्रवाल की बुक में कौन सा क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन की जो डिटेल है वो कुछ इस प्रकार है। वर्किंग कैपिटल आपको क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख। करंट रेशो आपके सामने है 2:1। लॉन्ग टर्म फंड टू करंट असेट्स आपके सामने है 3:2। फिक्स असेट्स टर्नओवर आपको दिया गया है 1:3। कैश सेल्स आपको दी हुई है कैश और क्रेडिट 1:2। डिबेंचर अपॉन शेयर कैपिटल 1:2। स्टॉक वेलोसिटी 2 मंथ, क्रेडिटर्स वेलोसिटी भी 2 मंथ और डेटर्स वेलोसिटी भी 2 मंथ। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है 25%, नेट प्रॉफिट है 10%, रिजर्व 2.5% है ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, सेल्स ही होता है। तो काफ़ी सारा आपको पता है, काफ़ी कुछ आपको पता भी करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन को जो सॉल्व करना है कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। वर्किंग कैपिटल आपको दी हुई है, फॉर्मूला होता है CA-CL। तो माना कि लायबिलिटीज़ है X, तो लायबिलिटीज़ को हम 1x मान लेते हैं, तो आपकी करंट असेट्स हो जाती है 2x। तो वर्किंग कैपिटल आपके पास है ही 4 लाख। अब आप इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2x माइनस 1x हो जाता है 1x। तो आपकी जो वर्किंग कैपिटल हो जाती है वो होती है 4 लाख। x इज इक्वल टू आ जाता है आपके पास 4 लाख बाय 1 यानी कि 4 लाख। तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज हो जाती है वो हो जाती है x इज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। तो आपकी जो करंट लायबिलिटीज है वो हो जाती है 4 लाख। तो x का मतलब आपने करंट लायबिलिटीज माना, x को हम 1x भी कह सकते हैं। तो 1x और करंट असेट्स थी आपकी 2x, माइनस किया आपने 1x आया। वर्किंग कैपिटल आपकी 4 लाख थी, तो 1x बराबर है 4 लाख के। तो 1x मतलब करंट लायबिलिटीज था, तो 1x आपकी करंट लायबिलिटीज हो जाती है। तो इस तरीके से आपके पास करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज आ जाती है। अब आप करंट रेशो का फॉर्मूला रख सकते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला था CA/CL, मतलब करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे करंट रेशो आपका 2/1 है, तो करंट असेट्स है क्या आपके पास? नहीं है। करंट लायबिलिटीज है बिल्कुल 4 लाख, अभी आपने कैलकुलेट की, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास हो जाएगा 4 लाख इंटू 2 8 लाख। और करंट असेट्स को 1 से इंटू करेंगे तो करंट असेट्स ही आएगी। तो करंट असेट्स आपके पास आ जाती है 8 लाख। अब करंट असेट्स भी आ गई, करंट लायबिलिटीज भी आ गई, इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं अलग से। करंट असेट्स थी आपकी 8 लाख और करंट लायबिलिटीज आपके पास आई थी 4 लाख। तो इस तरीके से आपने साइड में अलग से लिख दी इसको, ताकि आप जब भी जरूरत पड़े यहाँ से काम में ले सकें। अब यहाँ पे आ जाती है लॉन्ग टर्म फंड टू करंट असेट्स। लॉन्ग टर्म फंड का मतलब होता है शेयर कैपिटल, डिवेंचर और रिजर्व, यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और कैपिटल शेयर होल्डर फंड, इन दोनों का जो टोटल होता है उसे हम लॉन्ग टर्म फंड कहते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं फॉर्मूला लॉन्ग टर्म फंड अपॉन करंट असेट्स। ये अपने पास आ जाती है 3/2, बिल्कुल सही। अब 3/2 तो है हमारे पास, लॉन्ग टर्म फंड में कुछ है क्या हमारे पास? कुछ भी तो नहीं है, यही तो निकालना है, कोई बात नहीं जी। अपॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स तो है हमारे पास, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट की थी 8 लाख। चलो बहुत ही अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया अपने पास 8 लाख इंटू 3 यानी कि 24 लाख रुपए। और लॉन्ग टर्म फंड को इंटू किया 2 से, तो ये हो गया 2 लॉन्ग टर्म फंड।
लॉन्ग टर्म फंड इज इक्वल टू किया हमने तो 24 लाख डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी कि 12 लाख रुपए आ गया आपका लॉन्ग टर्म फंड। अब लॉन्ग टर्म फंड में होता है हमारे पास डिबेंचर और कैपिटल और रिजर्व। तो रिजर्व ये रहा हमारे पास पॉइंटों में है ये भी, और क्या होता है, डिबेंचर होता है और शेयर कैपिटल होती है। ये सब हमारे पास रेशो में है, अभी कुछ भी कैलकुलेट नहीं हो सकता, तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं। लॉन्ग टर्म फंड हमारा यहाँ पे लिख देते हैं लॉन्ग टर्म फंड, ये है 12 लाख। अब इसको हम बाद में देख लेंगे कि क्या क्या है इसमें, अभी तो हमने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया है, जब भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ से ले लेंगे। अब आगे देखते हैं हमारे पास और क्या कैलकुलेट हो सकता है। हमने करंट रेशो सॉल्व कर लिया, लॉन्ग टर्म भी सॉल्व कर लिया, फिक्स असेट्स टर्नओवर हमारे पास है ही नहीं है। सेल्स है क्या, सेल्स भी हमारे पास नहीं है। डिबेंचर शेयर कैपिटल, अरे इन दोनों का टोटल तो है हमारे पास, डिबेंचर और शेयर नहीं है, टोटल नहीं है क्योंकि रिजर्व आएगी इसमें। स्टॉक वेलोसिटी हमारे पास कुछ है क्या भाई, कहीं कोई ऐसी चीज़ हो जिससे आ जाए हमारे पास। करंट असेट्स फिक्स असेट्स कहीं कुछ है। लॉन्ग टर्म वेलोसिटी तो दिख रही है, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिख रहा है हमारे पास। स्टॉक हो सकता है क्या हमारे पास, स्टॉक, चलो देखते हैं और किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी हम स्टॉक देख लेते हैं यहाँ पे कितना है। तो यहाँ पे देखिए अपने को चाहिए कि भाई हम स्टॉक को कैसे कैलकुलेट करें। हमें सेल्स भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में हमें निकालना है, सेल्स भी नहीं है, करंट असेट्स है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड हमारे पास है और हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी है। तो लॉन्ग टर्म फंड हमने निकाला 12 लाख, वर्किंग कैपिटल है 4 लाख। तो हम फॉर्मूला ले सकते हैं काम में, लॉन्ग टर्म फंड इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस फिक्स असेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग टर्म फंड है 12 लाख, वर्किंग कैपिटल है 4 लाख प्लस फिक्स असेट्स है नहीं, कोई बात नहीं। हम इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे तो ये इधर माइनस में आ जाती है फिक्स असेट्स, और 12 लाख में से 4 लाख को माइनस कर दिया जाएगा। तो ये हमारे पास जो हो जाती है 8 लाख रुपए हो जाती है फिक्स असेट्स। तो इस तरीके से हम फिक्स असेट्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे, और फिक्स असेट्स अगर एक बार कैलकुलेट हो गई तो फिर टर्नओवर का मतलब तो यहाँ पे सेल्स है, तो हम फार्मूला यूज में ले लेंगे फिक्स नेट सेल अपॉन फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स अब हमारे पास है ही, तो फिक्स असेट्स टर्नओवर आपको गिवन है, फिक्स असेट्स टर्नओवर, जितने भी टर्नओवर रेशो होते हैं इनका फार्मूला हमेशा नेट सेल अपॉन जिसी का फिक्स असेट, जिसका टर्नओवर बोले उसी का डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे हमें बोल रहे हैं टर्नओवर किसका, फिक्स असेट्स का, तो सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स ही कर देंगे। करंट असेट्स टर्नओवर बोले तो सेल्स अपॉन करंट असेट्स, और अगर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर बोले तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, यही फार्मूला हो जाता है। तो यहाँ पे नेट सेल हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है नेट सेल। फिक्स असेट्स तो हमने अभी कैलकुलेट की 8 लाख, और अब हमें फिक्स असेट टर्नओवर तो गिवन है 1:3, यानी कि 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा फिक्स असेट टर्नओवर आपको गिवन है 1:3, ये तो नहीं है, इसका मतलब ये आपको उल्टा गिवन है, यहाँ पे ये 3:1 होगा शायद फिक्स असेट्स टर्नओवर। तो इस तरीके से ये आपकी जो सेल्स है वो आनी चाहिए। यहाँ पे आपकी जो सेल्स आएगी
वो आएगी 24 लाख। 8 को मल्टीप्लाई कीजिए आप 3 से, तो इस तरीके से आपकी जो सेल्स आएगी वो 3, यहाँ पे रेशो उल्टा हो गया था, 3:1 है आपकी रेशो, तो 3:1 रेशो आएगा यहाँ पे। ये निश्चित रूप से मैंने उल्टा लिखा हुआ है। तो ये आपकी सेल्स इस तरह से 24 लाख काउंट हो जाएगी। अब आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो जो आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपके जो सेल्स आ रही है वो आ रही है, आपने कितना लिया था सेल्स? सेल्स आपने लिया था 8 लाख थी क्या? 8 लाख डिवाइडेड बाई 3, इस तरीके से तो सेल्स आ ही नहीं सकती थी आपकी। और 24 लाख का 10% हो जाता है आपके 2,40,000 और 2.5% हो जाता है आपका 60,000। हाँ, यही सही है। तो आपका जो है फिक्स असेट्स टर्नओवर, यहाँ पे आपकी सेल्स आई है 24 लाख, ये हमारी सेल्स थी। लॉन्ग टर्म हमारे पास 12 लाख था। फिक्स असेट्स हमने लिखी नहीं है तो आप लिख देते हैं। फिक्स असेट्स हमारे पास आई थी 8 लाख। तो ये भी सॉल्व हो चुका है। सेल्स हमने कैश क्रेडिट नहीं किए तो आप कर लेते हैं सेल्स कैश और क्रेडिट, ये भी है हमारे पास। क्रेडिट सेल्स कैश अपॉन क्रेडिट, तो इसकी टोटल सेल्स कैश और क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल्स है, कैश सेल का रेशो है 1 और क्रेडिट सेल्स का रेशो है 2। तो ये रेशो हो गया कैश। टोटल सेल्स जो होती है हमारी, टोटल सेल्स इज इक्वल टू होती है कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। तो यहाँ पे इसका रेशो 1 है और इसका जो रेशो है वो है 2। तो इन दोनों का टोटल कर दिया जाए तो टोटल सेल्स आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल सेल्स तो 24 लाख है। अगर इसका हम 1/3 कैलकुलेट कर लें और 24 लाख का 2/3 कैलकुलेट कर लें तो ये हमारे पास कैश सेल आ जाएगा और ये हमारे पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेट करने पर कैश सेल हमारे पास आ जाती है 8 लाख और क्रेडिट सेल्स आ जाती है 16 लाख। तो ये हमारी कैश सेल हो जाती है, ये हमारी क्रेडिट सेल्स हो जाती है। अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेना चाहिए। तो देखिए कैश सेल और क्रेडिट सेल हमने पता कर ली, ये थी 8 लाख और 16 लाख। यहाँ पे हमने लिख दिया है इसको, ये लाख में है। अब डिवेंचर और शेयर कैपिटल पता कर लेते हैं। तो डिवेंचर और शेयर कैपिटल भी कैसे पता करें, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं, हम जीपी पता कर लेते हैं। जीपी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, सेल्स का 25% है। सेल्स हमारे पास 24 लाख थी, इसका 25% निकाल लीजिए, ये आपका जीपी हो जाएगा। तो 25/100 सेल्स हमारे पास है ही। तो 24 लाख का 25% आप निकाल लीजिए, 6 लाख रुपए आपके पास जीपी आ जाता है। तो ये आपका 6 लाख रुपए आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब अगर आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाएगी। तो इसको तो मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए हमने फार्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, सेल्स माइनस जीपी। तो सेल्स हमारे पास 24 लाख है ही और जीपी हमने 6 लाख रुपए कैलकुलेट किया है। तो इस तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो जाती है हमारे पास 18 लाख रुपए। जैसे ही हमारे पास 18 लाख रुपए आते हैं, हम स्टॉक वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टॉक वेलोसिटी का जो फार्मूला था, स्टॉक
टर्नओवर रेशो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसके थ्रू। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर, मंथ इन ए ईयर अपॉन स्टॉक वेलोसिटी। तो हमारे पास स्टॉक वेलोसिटी नंबर ऑफ मंथ है 12 और स्टॉक वेलोसिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 2। तो इस तरीके से आपका स्टॉक टर्नओवर हो जाता है 6। जैसे ही आप स्टॉक टर्नओवर निकाल लेते हैं, अब आप इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू और स्टॉक टर्नओवर के थ्रू स्टॉक की कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर रेशो का एक फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज स्टॉक। तो COGS इस वक्त आपके पास है 18 लाख रुपए, सेल्स माइनस GP। इस तरीके से आपने ये 18 लाख रुपए यहाँ पे कैलकुलेट किया था। तो COGS हमारे पास 18 लाख है। एवरेज स्टॉक आपके पास है नहीं, तो इसको शॉर्ट में लिख दिया आपने एवरेज स्टॉक। और स्टॉक टर्नओवर रेशो आपके पास 6 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 एवरेज स्टॉक आ जाएगा और ये आ जाएगा 18 लाख। तो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, इसको आगे सॉल्व करेंगे आप तो हो जाएगा 18 लाख डिवाइडेड बाई 6 और सॉल्व करने पर ये हो जाता है एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू 3 लाख। तो इस तरीके से आप एवरेज स्टॉक की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप स्टॉक वेलोसिटी के थ्रू स्टॉक भी कैलकुलेट कर चुके हैं, इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए, स्टॉक 3 लाख। क्वेश्चन तो बढ़िया है ये। अब आप क्रेडिटर्स वेलोसिटी और डेटर्स वेलोसिटी के लिए तैयार हो जाइए। तो अब हम कैश सेल और क्रेडिट सेल कैलकुलेट कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कैश सेल आपके पास आई थी 8 लाख, क्रेडिट सेल्स आपके पास आई थी 16 लाख रुपए। तो यहाँ पे देखिए आप डेटर्स वेलोसिटी, आप डेटर्स टर्नओवर निकालिए इसके थ्रू। तो डेटर्स टर्नओवर जब आप निकालेंगे तो फॉर्मूला यूज करेंगे नेट क्रेडिट सेल्स, सॉरी नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन डेटर्स वेलोसिटी। तो नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर 12 है, डेटर्स वेलोसिटी के 2 हैं, तो 6 आपके पास आ जाता है डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर्स टर्नओवर रेशो का आप फार्मूला यूज करते हैं नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स, या एवरेज रिसीवेबल भी कह सकते हैं आप इसको। एवरेज रिसीवेबल कह लीजिए या डेटर्स कह लीजिए, फिलहाल एक ही बात है क्योंकि क्वेश्चन में BR नहीं है। अगर होते तो इन्फॉर्मेशन होती, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब BR नहीं है। अब बात करें हम वेलोसिटी की क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल आपने निकाली थी 16 लाख और एवरेज डेटर्स तो हमारे पास है ही नहीं, तभी तो हम फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब डेटर्स टर्नओवर हमने निकाला था 6, तो यहाँ पे आप 6/1 ले सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाता है 6 एवरेज डेटर्स। यहाँ पे 16 लाख है तो 16 लाख में आप 6 का डिवाइड कर दीजिए। तो 16 लाख में जब हम 6 का डिवाइड करते हैं तो आपके पास आएगा एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू, अब देखते हैं हमारे पास कितना आता है, वही हमारे डेटर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो आपके पास जो डेटर्स आएगा 16 लाख में आप 6 का डिवाइड कर दीजिए। तो 16 लाख में जब आप 6 का डिवाइड करते हैं तो ये आता है 2,66,667 रुपये। तो डेटर्स की वैल्यू आपने निकाल ली, चलो बहुत ही अच्छा, मुझे भी मज़ा आया। अब हम बात करेंगे क्रेडिटर्स की। अब क्रेडिटर्स के लिए आपको चाहिए परचेज। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास स्टॉक है, बहुत अच्छी बात है, और आपके पास स्टॉक है, परचेज नहीं है, कोई बात नहीं। और क्रेडिटर्स है क्या आपके पास? क्रेडिटर्स तो हम कहाँ से निकाले, लायबिलिटीज थी हमारे पास, करंट लायबिलिटीज थी, कितने रुपए, 4 लाख रुपए। तो 4 लाख रुपए आपके पास क्रेडिटर्स। परचेज हम निकाल सकते हैं कैसे, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज सेल्स, हमारे पास सेल्स है। चलो देखते हैं हम कि हम कैसे निकाल सकते हैं परचेज। देखिए जीपी आपने निकाला था, जीपी आपके पास आया था 6 लाख रुपए, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट तैयार कर सकते हैं, छोटा सा वर्किंग नोट में ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे हमारे पास सेल्स थी 24 लाख रुपए, बाई में ही लिखते हैं ना अपन,
तो ये देखिए बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक आपके पास आया था, अभी थोड़ी देर पहले आपने कैलकुलेट किया था, कितने रुपए आया था क्लोजिंग स्टॉक? 3 लाख रुपए। तो ये हो गया टोटल 27 लाख। यहाँ पे हमने देखा 6 लाख रुपए हमारे पास जीपी भी पड़ा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट जिसे कहते हैं। और अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक माना है 3 लाख तो ओपनिंग स्टॉक भी मानते हैं 3 लाख। तो ओपनिंग स्टॉक भी हमने माना 3 लाख, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दोनों बराबर होते हैं, दोनों का एवरेज लेते हैं। तो 3 3 6 हो गए, डिवाइडेड बाई 2 किया तो ओपनिंग जो एवरेज स्टॉक आएगा वो 3 आ जाएगा आपका। अब हम बात करें स्टॉक का कोई और फार्मूला तो था ही नहीं, है ना। डेटर्स अपने पास आया ही था और कहीं तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो 27 में से 9 गए तो 18 बच गए क्या आपके पास? तो यार परचेज तो आपकी आ रही है 18 लाख रुपए। आपकी जो परचेज आ रही है वो आ रही है 18 लाख रुपए। तो यहाँ पे आपके पास क्रेडिटर्स टर्नओवर जब आप निकालेंगे, क्रेडिटर्स टर्नओवर, तो आप फार्मूला यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन क्रेडिटर्स वेलोसिटी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मंथ थे 12, क्रेडिटर्स वेलोसिटी है 2, तो ये 6 आ जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो। तो आपके पास क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आ गया है। अब आपके पास परचेज है 18 लाख रुपए, तो आप क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला यूज कर सकते हैं। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो का फार्मूला होता है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो बराबर नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज पेबल। एवरेज पेबल का मतलब क्रेडिटर्स ही है यहाँ पे। तो नेट क्रेडिट परचेज हमारे पास 18 लाख रुपए है, शायद अभी हमने यहाँ पे निकाली बैलेंसिंग फिगर के थ्रू। ये 18 लाख रुपए हमारे पास क्रेडिट परचेज है और एवरेज पेबल तो हमारे पास है ही नहीं, और क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो 6 है। अब इसको अगर और सॉल्व कर लिया जाए थोड़ा आराम से, तो ये हो जाता है आपके पास 6 को मल्टीप्लाई करेंगे AP से, तो ये हो जाएगा 6 AP इज इक्वल टू 18 लाख, और एवरेज पेबल इज इक्वल टू 18 लाख डिवाइडेड बाई 6, एवरेज पेबल इज इक्वल टू 3 लाख। तो इस तरीके से आप एवरेज पेबल की कैलकुलेशन कर सकते हैं 3 लाख। और एवरेज पेबल का मतलब यहाँ पे केवल और केवल क्रेडिटर्स है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको BP की इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो आपके पास जो एवरेज पेबल आएगा वो 3 लाख आएगा। अब हम स्टॉक वेलोसिटी निकाल चुके, क्रेडिटर्स वेलोसिटी निकाल चुके, और डेटर्स की जो वैल्यू है वो भी हमने निकाली थी, जो आई थी शायद हमारे पास कितनी आई थी डेटर्स की वेलोसिटी, ये हमारे पास आई थी, हमने डिवाइड किया था 16 लाख रुपए थे हमारे पास, 16 लाख में हमने डिवाइड किया था 6 का, तो ये आई थी 2,66,667 रुपये डेटर्स। तो हम डेटर्स की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। डेटर्स कहाँ पे लिखें? चलिए इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं और यहाँ से वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। अब हम आपके पास जो डेटर्स आए थे, डेटर्स आपके पास आए थे 2,66,667। क्रेडिटर्स अगर हम देखें तो हमारे पास आ रहे हैं 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट हम निकाल ही चुके हैं, जो 24 लाख का 25% था, ये 2,40,000 था। 24 लाख का 10% नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000। भाई नेट प्रॉफिट निकालना है आपको, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू 10% है। फार्मूला होता है NP अपॉन सेल्स इंटू 100। तो यहाँ पे आपके पास सेल्स तो 24 लाख है ही, सेल्स आपके पास है 24 लाख। नेट प्रॉफिट की जगह आप नेट प्रॉफिट रख सकते हैं, 10% की जगह आप 10/100 रख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 लाख को 10 से इंटू करेंगे और ये 100 को NP से, तो ये हो जाएगा 100 NP इज इक्वल टू 24 लाख इंटू 10। आगे जाके हो जाएगा NP 24 लाख इंटू 10/100। तो इस तरीके से NP जो आएगा आपका 2,40,000 आ जाएगा। तो आपका जो NP होगा वो 2,40,000
40,000 हो जाएगा। तो आपने एनपी की कैलकुलेशन भी कर ली। अब रिजर्व निकालें तो रिजर्व आप 2,40,000 24 लाख का 2.5% आप निकाल सकते हैं टर्नओवर का। तो हम यहीं पे निकाल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं हो। तो देखिए ये कह रहा है रिजर्व है 25%, यानी कि रिजर्व RESERVE रिजर्व टर्नओवर, ये आपको परसेंटेज में दिया है, यानी कि रिजर्व अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ये आपके पास 2.5% था, यानी कि 2.5/100। रिजर्व आपको मालूम नहीं है, सेल्स आपको मालूम है 24 लाख है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 लाख इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू रिजर्व। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है आपका 60,000 रुपये इज इक्वल टू रिजर्व। तो आपका जो रिजर्व है वो आ जाता है 60,000। इसको भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि रिजर्व जो आपका आया वो आया 60,000 और नेट प्रॉफिट जो आपका आया, नेट प्रॉफिट वो आपका आया था 2,40,000। तो इस तरीके से आप नेट प्रॉफिट भी निकाल चुके हैं, रिजर्व भी निकाल चुके हैं। अब हम क्या रह गया, अब देख लेते हैं हम। बैलेंस शीट बनानी है हमें, क्वेश्चन में हमें कहा गया था बैलेंस शीट बनाने के लिए, तो हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए देखिए आपको इस तरीके से थोड़ा सा बैलेंस शीट को ज़्यादा अच्छा होगा हम इस तरफ लें। ये ठीक है। यहाँ पे आप असेट्स लिख सकते हैं आपकी, ये आपकी लायबिलिटीज हो जाएगी, ये अमाउंट और ये हो जाता है अमाउंट। यहाँ पे आप फिक्स असेट्स लिख सकते हैं, आपके पास फिक्स असेट्स थी 8 लाख रुपए। करंट असेट्स आपने कैलकुलेट की थी वो भी 8 लाख। तो करंट असेट्स और फिक्स असेट्स दोनों आपकी 8 लाख थी, तो बैलेंस शीट का जो टोटल रहा वो आपके पास रहा 16 लाख। यही टोटल आ जाएगा सामने, क्योंकि बैलेंस शीट के दोनों जो साइड होते हैं वो होते हैं बराबर। अगर वो 16 लाख है तो जो लायबिलिटीज होगी वो भी 16 लाख होगी। इसमें आपके पास रिजर्व आपको पता है, रिजर्व आपने 60,000 रुपये कैलकुलेट किया था। P&L यानी कि नेट प्रॉफिट जो आया था आपके वो आया था 2,40,000। शेयर कैपिटल अभी आपको मालूम ही नहीं है, डिबेंचर अभी आपको मालूम ही नहीं है, लेकिन करंट लायबिलिटीज तो आपको मालूम है। करंट लायबिलिटीज जो आपके पास थी वो थी 4 लाख। करंट लायबिलिटीज में आपके पास क्रेडिटर्स आपने कैलकुलेट कर लिए थे, तो क्रेडिटर्स आपके पास 3 लाख रुपए आए थे। तो इसका मतलब जो अदर करंट लायबिलिटीज है वो आपके पास 1 लाख है। तो अदर करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज मिलके आपके पास हो जाती है 4 लाख। क्रेडिटर्स और अदर करंट लायबिलिटीज मिलती है तो आपके पास 4 लाख होती है। अब आपको डिवेंचर नहीं मालूम, शेयर कैपिटल नहीं मालूम, और डिवेंचर और शेयर कैपिटल के लिए आप क्या काम में ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डेटर्स और स्टॉक है, आपके पास डेटर्स है, स्टॉक है। स्टॉक आपने शायद कैलकुलेट किया था 3 लाख, डेटर्स 2,66,667 थे, और बाकी जो बचा वो कैश। 8 लाख में से बाकी लेस कर दीजिए डेटर्स और स्टॉक। तो 8 लाख में से अगर आप डेटर्स और स्टॉक लेस करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,33,333 रुपये। 2,33,333 रुपये ये आपके पास कैश आ जाएगा। तो आपने ये बैलेंसिंग फिगर से निकाला है, मैं आपको बता दूं 8 लाख यानी कि करंट असेट्स में से आपने ये दोनों चीज़ें लेस कर दी, बाकी जो बचा वो करंट असेट्स आ गया, कैश आ गया आपका।
अब शेयर कैपिटल और डिवेंचर कैसे निकालें, तो यहाँ पे आपको इसका रेशो दे रखा है कि डिवेंचर और शेयर कैपिटल का जो रेशो है वो है 1:2, 1:2, ये आपका रेशो है। और यानी कि अगर आपके पास डिवेंचर और शेयर कैपिटल है, डिवेंचर प्लस शेयर कैपिटल, इसका रेशो दे रखा है। अगर डिवेंचर आपके पास 1 रुपया है तो शेयर कैपिटल आपके पास 2 रुपये है, और हमारे पास इन दोनों का जो टोटल है वो आप देख सकते हैं कि 16 लाख में से इन दोनों को लेस कर दीजिए आप, तो 6 और 3 7, तो ये हो जाता है आपके पास 9 लाख रुपया। तो शेयर कैपिटल और डिवेंचर इन दोनों का जो टोटल है वो है 9 लाख के बराबर, और डिवेंचर अगर आपके पास 1 रुपया है तो शेयर कैपिटल आपके पास 2 रुपये है, यानी कि इन दोनों का टोटल है। अब आप डिवेंचर निकालना है तो 1/3 कर लीजिए इसका, और अगर शेयर कैपिटल निकालनी है तो इसका 2/3 कर लीजिए, तो ये 3 लाख और 6 लाख आ जाएगा आपके पास। तो ये 3 लाख रुपए आपका डिवेंचर हो जाएगा और 6 लाख रुपए आपकी शेयर कैपिटल हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन बढ़िया है, उम्मीद है आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई होगी। 71 नंबर का क्वेश्चन है अग्रवाल एंड अग्रवाल की बुक में, तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।